रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियां, सूचनाएं और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी एप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहां तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। केरल के फिल्म थिएटर्स पर एक विशेष रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय जिले की एक दिव्यांग लड़की पर बलात्कार का मामला। दुर्लभ बीमारी की दवाओं को स्वदेशी रूप से बनाने की रणनीति पर काम कर रही है भारत सरकार। चेन्नई स्थित विद्यासागर में नौकरी का अवसर। नासिक में दिव्यांगों को अब भी है अंत्योदय कार्ड का इंतजार। दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड CAB की 5वीं बैठक आयोजित। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय करता है विकलांग व्यक्तियों के लिए साप्ताहिक कला कार्यशालाओं का आयोजन। राज्यों में चुने गए कई सार्वजनिक भवनों में अब भी पूरा करना बाकी है सुलभ भारत का लक्ष्य। तिरुवनंतपुरम के खराब रास्तों के चलते राज्य मानवाधिकार आयोग ने किया मामला दर्ज। DGCA ने कहा किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को उड़ान भरने से मना नहीं कर सकती एयरलाइंस। भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम ने नेपाल के खिलाफ लाइफ बॉय कप 2022 की T20 सीरीज जीती। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Brought to you by Sevalon Swasth India Mission. सही आदतें। Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. Previously used OCR apps didn't get proper formatting? Were tables or math content not correctly recognized? Want transcripts for videos or text with videos in an accessible format? Are you looking to learn and grow? iSTEM's new mobile app is here. Quickly extract text from images without worrying too much about layout or formatting. Get all content within an accessible document or image along with formatting, including multi-column documents, math content, tables, images, lists, links, headings, etc. Get transcript of any videos or visual in an audio-video accessible format. Learn and grow using set of resources right from basic assistive technology to advanced topics. Many more features coming. To download the iSTEM app from Play Store, just type in the search box i-STEM. And to download it from web portal, search on any browser.
www.portal.istemai.com, www.portal.istemai.com. दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित फिल्म समीक्षक परेश पलीचा द्वारा कोची सिनेमा घर के अपने अनुभव के बारे में लिखे जाने के बाद विकलांग लोगों के अनुकूल थिएटर्स पर अब चर्चा जोर पकड़ रही है। इस बारे में वे अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि जब वे छोटे थे तब से वे फिल्म देखने जाते थे। सबसे पहले उनके पापा उन्हें गोद में उठाकर सिनेमा घरों की सीढ़ियों से ले जाने का काम करते थे। बाद में उनके दोस्त और परिवार के सदस्य भी परेश को फिल्म हाउस की सीढ़ियों से ऊपर ले जाने में शामिल हो गए, क्योंकि परेश एक सक्रिय फिल्म समीक्षक के रूप में बड़े हो रहे थे और वे हर हफ्ते सिनेमा घरों का दौरा करते रहते। लेकिन फिल्म थिएटरों के कई जीर्णोद्धारों के बाद भी, खुद को अत्याधुनिक घोषित करने के बाद भी परेश को ये देखकर निराशा हुई कि केवल कुछ ही थिएटर्स विकलांग लोगों के अनुकूल थे। कानूनों के बावजूद केरल के कुछ सिनेमा घरों में विकलांगों के लिए सुलभ जगह नहीं है। दोस्तों, बात सिर्फ केरल की नहीं है, देश भर के अधिकांश थिएटर्स विकलांग लोगों के अनुकूल नहीं है। लेकिन विकलांग व्यक्तियों के अधिकार आरपीडी 2016 में कहा गया है कि आम जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी स्थान, जिनमें जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले निजी स्थान भी शामिल होते हैं, सभी सुलभ होना आवश्यक है। इनमें मनोरंजन के स्थान, बैंक, पार्क, थिएटर्स आदि शामिल है। पिछले एक दशक में भारत भर के अधिकांश फिल्म थिएटरों ने खुद को मल्टीप्लेक्स के रूप में बदलकर नवीनीकरण शुरू किया है, लेकिन इनमें से कुछ ही लोगों ने रैम्प्स और लिफ्ट्स जोड़े हैं। तिरुवनंतपुरम में एसएल थिएटर, जिसमें 4 अलग अलग स्क्रीन्स थे, 2015 में 6 स्क्रीन्स के साथ एरिजप्लेक्स सिनेमा के रूप में फिर से खोला गया। इसमें एक रैंप और एक लिफ्ट है जो व्हील चेयर में लोगों को यात्रा करने की अनुमति देती है। कुछ थिएटर परिसरों में भूतल पर रैंप्स है, लेकिन ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए कोई लिफ्ट या रास्ते नहीं है। विश्व सिनेमा का चयन करने वाली ज्यूरी सदस्य के रूप में केरल के पिछले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान तिरुवनंतपुरम में सिनेमा घरों का दौरा करने वाले परेश ने उन स्वयंसेवकों के बारे में सकारात्मक लिखा जिन्होंने उन्हें मूवी हॉल के बीच स्थानांतरित करने में मदद की। हालांकि अपने गृहनगर कोच्चि में वो ये जानकर निराश हो गए कि शाइनोस थिएटर, जिसे वो बचपन से अक्सर देखते थे, हाल ही में हुए सुधार के बावजूद खुद को विकलांगों के अनुकूल नहीं बना पाया है। दोस्तों, इसी विषय पर थिएटर मालिक सुरेश से बात करने पर हमें उनका नजरिया भी पता चला है। उन्होंने कहा है कि अगर विकलांग लोग मदद मांगते हैं तो हमारे कर्मचारी उनकी सीट और वापस जाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जब हमने हाल ही में थिएटर का नवीनीकरण किया तो रैंप पर जोर नहीं दिया गया था। बहुत सी सीढ़ियां हैं और उन सभी के लिए रैंप बनवाना संभव नहीं है। हमारे पास तत्काल नवीनीकरण की कोई योजना भी नहीं है। सरिता संविता संगीता थिएटर परिसर में एक रैंप और एक लिफ्ट तो है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। कोई शारीरिक रूप से विकलांग दर्शक यहाँ भी कर्मचारियों पर निर्भर रहेगा ताकि उन्हें सिनेमा हॉल में प्रवेश करने में मदद मिल सके। हालांकि परिसर के प्रबंधक सेतुनाथ कहते हैं कि परिसर को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए चर्चा चल रही है। दोस्तों, परेश बेशक अपनी लड़ाई में अकेले नहीं है। विकलांग लोगों को सभी सार्वजनिक स्थानों पर इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिनेमा घरों में उनकी दुर्दशा और अधिक प्रभावशाली है क्योंकि ये एक फिल्म समीक्षक के रूप में उनके पेशे को प्रभावित करती है। दोस्तों, आइए सुनते हैं विकलांग बच्चों के माता पिता का एक अनुभव इसी विषय से जुड़ा। जून के महीने में विकलांग बच्चों की माताओं के एक समूह ने अपने बच्चों को बड़े पर्दे पर फिल्म दिखाने का अनुभव देने के लिए त्रिचुर के एक मूवी थिएटर में ले जाने का फैसला किया। जैस्मिन अनवर ने एक फोटो पोस्ट करके चिल्ड्रंस डे आउट के बारे में लिखा है कि हम में से कई माताएं आश्चर्य करती हैं, अगर हम अपने बच्चों के साथ फिल्म में जाते हैं तो क्या ये कोई समस्या होनी चाहिए? ऐसा इसलिए है कि कुछ बच्चे आवाज करते हैं और उनमें से कुछ शांत नहीं बैठ सकते हैं और हमें चिंता है कि ये थिएटर में दूसरों को परेशान करेगा।
लेकिन ये बच्चे भी फिल्म देखना चाहते हैं ना, इसीलिए हमने एक दिन अपनी किस्मत आजमाई और इसे साकार किया। हालांकि वे आगे कहती है कि थिएटर के कर्मचारियों ने बच्चों को अंदर और बाहर करने में मदद की, लेकिन ये देखकर दुख हुआ कि थिएटर विकलांग लोगों के लिए सुलभ नहीं थे। पीवीआर के ड्यूटी मैनेजर सूरज का कहना है कि परिसर के सभी 9 सहभागियों की पूरी आखिरी पंक्ति व्हील चेयर से सुलभ है। अगर वे दूसरी पंक्तियों में किसी की सीट का उपयोग करना चाहते हैं तो कर्मचारी उनकी मदद करेंगे। शौचालय भी आसानी से सुलभ है। फिल्म एग्जिबिटर्स यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरल के अध्यक्ष विजय कुमार कहते हैं कि सिनेमाघरों के अंदर विकलांगों के लिए अनुकूल सीटें होनी चाहिए और मूवी हाउस के अंदर और बाहर विकलांग लोगों के लिए भी पहुंच होना जरूरी है। नए थिएटर इन सुविधाओं के साथ आ रहे हैं और पुराने जो पुनर्निर्मित हो रहे हैं उनके पास भी ये सुविधा होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 3 बच्चों के एक पिता ने 11 साल की एक दिव्यांग लड़की जो कि सुनने बोलने में अक्षम है, उसके गांव में बेगूसराय जिले में उसके साथ ये दुष्कर्म किया। इस घटना की रिपोर्ट भगवानपुर पुलिस थाने में की जा चुकी है। एफआईआर लॉन्च करने वाले एसएचओ मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी को अरेस्ट किया जा चुका है। पीड़िता लड़की खुद के दम पर चलने फिरने में भी अक्षम है। इस केस में आरोपी रोशन महतो को घर में घुसकर बलात्कार करने के आरोप में पकड़ लिया गया है। पीड़िता लड़की घटना के समय अपना बचाव करने में अक्षम रही है। बताया जाता है कि लड़की की मां दिहाड़ी पर काम करती है और अपने 7 साल के बेटे पर नजर रखने के लिए घर से कुछ ही देर से बाहर निकली थी। उसी दोपहर के समय ये घटना हुई है। घर वापस आने के बाद महिला ने देखा कि उसकी बेटी दर्द में रो रही थी। लड़की को पहले पीएचसी अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उसे बेगूसराय सरदार हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। लड़की का इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार रोशन महतो लड़की के पिता का भाई है। रोशन दिल्ली में रहता है और दिहाड़ी पर काम करता है। पिछले मंगलवार की सुबह गांव में आने के बाद उसने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। दोस्तों, भारत में दुर्लभ आनुवांशिक रोगों के पीड़ित लोगों के लिए कई लोकल निर्माता दवा विकसित नहीं कर सकते हैं। आज भारत 8 करोड़ ऐसे रोगियों का घर है जिन्हें दुर्लभ बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार स्वदेशी रूप से इन दवाओं के निर्माण का या जेनेरिक दवाओं को लाने की रणनीति पर अब काम कर रही है, जो दवाएं यहाँ पेटेंट नहीं हुई है। पेटेंट के तहत दवाओं के लिए प्रोसेस केमिस्ट्री पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद इसे वहनीय बनाने के लिए परमिशन मिल सकती है। वर्तमान में ये दवाएं बहुत महंगी हैं और कई बार मरीजों की पहुंच से बाहर होती है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दुर्लभ आनुवांशिक रोगों के इलाज के लिए इच्छुक अनुसंधान समूहों से प्रस्ताव मांगे हैं। इसकी वैश्विक आबादी का 5वां हिस्सा भारत में है। माता पिता के बीच उच्च आनुवांशिक संबंध वाले प्रभावित समुदायों में उच्च आनुवांशिक रोग प्रसार का उल्लेख किया गया है और भारत में अधिकांश दुर्लभ बीमारियां पुनरावर्ती आनुवांशिक दोषों के कारण जन्म के समय होती है, जबकि आमतौर पर होने वाली कई दुर्लभ बीमारियों में व्यवहार उपचार मौजूद होते हैं। इनमें से अधिकांश चिकित्सीय एजेंट पेटेंट संरक्षित होते हैं और भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत महंगे साबित होते हैं। इस प्रकार दुर्लभ बीमारियों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित चिकित्सीय एजेंटों की एक बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान में कुछ दवा कंपनियां विश्व स्तर पर दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओं का निर्माण कर रही हैं, लेकिन भारत में कोई भी घरेलू निर्माता नहीं है। अधिकारी ने कहा कि डीएसटी ने इच्छुक फार्मा निर्माताओं से प्रस्ताव मांगे हैं। पेटेंट से बाहर आई हुई या पेटेंट के तहत दवाओं के लिए प्रक्रिया रसायन विकसित करने के लिए पेटेंट तथा पेटेंट की सीमा समाप्त होने के बाद इसे सस्ती बनाने के लिए जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए फार्मा कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। अधिकारी ने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई होगी।
अधिकारी के अनुसार प्रस्तावों के लिए जिन दुर्लभ बीमारियों को लक्षित किया गया है उनमें शामिल है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, कॉकर्स डिसीज, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस ऑल टाइप्स, पॉम्पेई डिसीज, फैब्री डिसीज, नीमन-पिग डिसीज, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, क्रेब्स डिसीज, स्मॉल मॉलिक्यूल डिसीज, phenylketonuria, maple syrup urine disease, neuromuscular disorders such as spinal muscular atrophy and dystrophinopathies। दोस्तों, आज 7000 विभिन्न दुर्लभ बीमारियां ज्ञात हैं, लेकिन अब भी कई पहचान की जानी बाकी है। इनमें से 75 से 90% को गंभीर या जीवन के लिए खतरा माना जाता है और कई के लिए कोई ज्ञात प्रभावी उपचार मौजूद नहीं है। ज्ञात दुर्लभ बीमारियों में से केवल 10% से भी कम के पास अनुमोदित उपचार उपलब्ध है। लगभग 80% दुर्लभ बीमारियां आनुवांशिक असामान्यताओं के कारण होती है और इनमें से आधी बीमारियां बच्चों को प्रभावित करती है। इन श्रेणियों की बीमारियों के लिए दवाओं का निर्माण चुनौतियों से पूर्ण है। टफ्ट सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ड्रग डेवलपमेंट के अनुसार अधिक सामान्य स्थितियों के इलाज के लिए दवाओं की तुलना में एक ऑर्फन ड्रग विकसित करने में लगभग 4 साल से भी अधिक समय लगता है। फ्रेंड्स, विद्यासागर एक 37 वर्षीय चेन्नई स्थित एनजीओ है जो कई विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करता है। वे अब विस्तार करना चाहते हैं और अपने यहाँ सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भावुक और संरचनात्मक टीम में शामिल होने का मौका प्रदान करते हैं। इसमें फ्रेशर्स का भी वे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं यहाँ पर मौजूद ओपनिंग्स के बारे में। यहाँ पर जिन पोस्ट के लिए कॉल किया गया है उनमें शामिल है थेरेपिस्ट, पीटी, ओटी, एसएलपी, विशेष शिक्षक, सचिव माने के सेक्रेटरी, अकाउंट्स असिस्टेंट माने के विशेष शिक्षक और लेखा सहायक यानी कि इन हाउस फंड रेजर। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको विद्यासागर की वेबसाइट पर एक गूगल फॉर्म भरना होगा। इसी के साथ संभावनाओं के संग्रहालय में भी ओपनिंग है। विवरण के लिए और प्रबंधक माने के मैनेजर की भूमिका के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें hrd@vidyasagar.co.in। याद रहे hrd@vidyasagar.co.in। फोन नंबर है 9840035203। याद रहे 9840035203। दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने नियमों में संशोधन करते हुए कहा है कि कोई भी एयरलाइंस किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को उड़ान भरने से मना नहीं कर सकती है। हवाई यात्रा के लिए देश के शीर्ष नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने शुक्रवार को नियमों में संशोधन करते हुए कहा है कि कोई भी एयरलाइंस किसी भी दिव्यांग को उड़ान भरने से मना नहीं कर सकती। इंडिगो एयरलाइन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के एक हफ्ते के बाद DGCA ने ये निर्देश जारी किए हैं। दरअसल रांची से उड़ान के दौरान एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को बोर्ड करने की अनुमति नहीं देने के मामले में जुर्माने की कार्रवाई की जा रही थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा है कि एयरलाइंस विकलांगता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ले जाने से मना नहीं करेगी। हालांकि अगर किसी एयरलाइंस को लगता है कि ऐसे यात्री का स्वास्थ्य उड़ान के दौरान खराब हो सकता है तो उक्त यात्री की जांच एक डॉक्टर द्वारा की जाए। दोस्तों, ये जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने DGCA के हवाले से दी है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर स्पष्ट रूप से यात्री की मेडिकल कंडीशन और यात्री उड़ान भरने के लिए फिट है या नहीं के बारे में बताएंगे। इस संबंध में मेडिकल ओपिनियन लेने के बाद ही एयरलाइंस उचित निर्णय लेगी। दोस्तों, कोलकाता में मौजूद भारतीय संग्रहालय के आउटरीच कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सोलफुल साइलेंस आर्ट वर्कशॉप नामक एक विशेष पहल सोमवार को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक संग्रहालय के परिसर में आयोजित की जाती है।
प्रतिभागियों की जरूरतों और पसंदों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सत्र के लिए एक नया विषय चुना जाता है। सभी आयु समूहों के लिए कला कार्यशालाएं, चित्रकारों के मार्गदर्शन में चित्रकारी गैलरी और वस्त्र और सजावटी कला गैलरी में होती है। प्रत्येक सत्र के लिए अपने माता पिता के साथ व्यक्तियों का स्वागत है। ये पहल दिसंबर 2021 से शुरू की गई है। इसे क्यूरेटर ऑफ कला अनुभाग भारतीय संग्रहालय के प्रभारी अर्नब बसु ने शुरू किया है। इसे भारतीय संग्रहालय की अरिजीत दत्ता चौधरी, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय के परिषद के महानिदेशक और प्रभारी निदेशक द्वारा समर्थन दिया जाता है। ये कार्यशालाएं मानसिक विकलांग व्यक्तियों को एक मंच प्रदान करने के लिए आयोजित की जा रही हैं, ताकि वे संग्रहालय के अंदर रखी गई कलाकृतियों और वास्तुशिल्पों की वास्तविक प्रकृति की सराहना कर सके। श्री अर्नब बासु ने कहा है कि ये घोर अन्याय है कि यदि हम मानसिक लोगों को ये सूचना प्रदान न करें। उन्हें स्पेशल फील्ड कराना हमारा फर्ज है। इसीलिए भारतीय संग्रहालय ऐसे व्यक्तियों के लिए हर हफ्ते अपने परिसर में नियमित सत्र आयोजित करता है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यशालाओं का उद्देश्य कला की शक्ति के माध्यम से मानसिक विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। जब हम अपने प्रयासों से उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रबंध करते हैं तो हमें ये अमूल्य लगता है। कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए और अधिक जानकारी के लिए कोई भी भारतीय संग्रहालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकता है और सत्र में भाग लेने के लिए अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। एक बार जब वे सोलफुल साइलेंस आर्ट वर्कशॉप समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं तो नियमित रूप से उन्हें अपडेट्स प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, अब ये जो न्यूज है इसमें बात चल रही है देश भर में चल रहे सुगम्य भारत अभियान की असली हालत के बारे में। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अभी भी पूरी तरह से सुलभ बनाने के काम पर मोहर लगना बाकी है। इस कार्य के लिए 14 जून की लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई थी। सुलभ भारत अभियान के तहत 1423 में से लगभग 828 सार्वजनिक भवनों को एक मॉडल के रूप में चुना गया है। पता चला है कि AIC के तहत शॉर्ट लिस्टेड और अधिकृत करीब 1100 केंद्र सरकार के भवनों में से अब तक 1030 को पूरी तरह से सुलभ बनाया जा चुका है। जहां तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात है तो चुने गए 1423 भवनों में से केवल 595 को ही सुलभ बनाया गया है और शेष पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत, जिसमें ये अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक सार्वजनिक भवन को इसके कार्यान्वयन के 5 वर्षों के भीतर सुलभ बनाया जाना चाहिए। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को CAB द्वारा 31 जुलाई तक सभी सार्वजनिक भवनों का आकलन करने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। AIC ने सार्वजनिक भवनों, परिवहन और ICT पारिस्थितिकी तंत्र को सुलभ बनाने के लिए 5 वर्षों के लिए व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए थे। अभियान को 2020 से 14 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को अभी तक लक्ष्य पूरा करना बाकी था। समझा जाता है कि CAB ने शुक्रवार को विपणन अभियान और राज्यों और मंत्रालयों द्वारा लक्ष्यों की स्थिति की समीक्षा की है। सूत्रों के मुताबिक AIC की समय सीमा और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभियान द्वारा स्वीकृत और अनिवार्य सभी को एक निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए था और उसके बाद ही अनुदान की अंतिम किश्त जारी की जानी चाहिए थी। केंद्रीय विकलांग सलाहकार बोर्ड ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुलाई के अंत तक उन सभी सार्वजनिक भवनों का आकलन करने को कहा है जिन्हें सुगम्य भारत अभियान के तहत विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाया जाना आवश्यक है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 ने भी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को समुदाय के लिए सुलभ बनाने के लिए सरकार को 14 जून को समाप्त होने वाले 5 साल का समय दिया था, लेकिन अब तक केवल 585 राज्य और 1030 केंद्र सरकार के भवनों को बाधा मुक्त बनाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड की शुक्रवार को हुई बैठक में राज्यों से ऐसी इमारतों को कम से कम समय में सुलभ बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं प्रदान करने वालों को प्राथमिकता के आधार पर अपग्रेड करने की जरूरत है।
अधिकारी ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक सार्वजनिक भवनों का आकलन करने और जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाने की मांग का प्रस्ताव दिव्यांग अधिकारिता विभाग को औचित्य और विस्तृत कार्य योजना के साथ प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने राज्यों से सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया है। बोर्ड ने विकलांगता क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया, जैसे कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और समुदाय के लिए कल्याणकारी उपाय। कुमार ने कहा कि देश भर में लगभग 75 लाख यूनिक विकलांगता कार्ड बनाए गए हैं। दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग माने के द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC ने केरला के तिरुवनंतपुरम में एक केस रजिस्टर किया है। दरअसल ये केस है तिरुवनंतपुरम के रास्तों के खराब हालत के बारे में। हाल ही में इस विषय पर मीडिया में छपी एक फोटोग्राफ को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। फोटो में रोड की खराब हालत साफ दिखाई दे रही है और नगर वासियों को हो रही परेशानियों को भी देखा जा सकता है। ये दरअसल अट्टा कुलंगरा जंक्शन की मुख्य सड़क है, जिन पर से कई बार तो 2 व्हीलर से यात्रा कर रहे यात्री गिरकर चोट खा चुके हैं। 2 पहिया सवार के फिसलने की कई घटनाएं यहाँ हुई है तथा मीडिया में छपी इस तस्वीर में भी एक 2 पहिया सवार को फिसलते और गिरते हुए देखा जा सकता है। द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC ने इस विषय पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। दुर्व्यवस्था को ठीक करने में हो रही देरी को लेकर स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। केरल रोड फंड बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और लोक निर्माण विभाग सड़कों के मुख्य अभियंता को नोटिस जारी किए गए हैं। SHRC अध्यक्ष न्यायमूर्ति एंटनी डोमिनिक ने अधिकारियों को 3 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के लिए पोस्ट की गई है। दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की 5वीं बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने हिस्सा लिया। वहीं राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रियों, विभागों और अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ दिव्यांगजनों व उनके संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्यों ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगता क्षेत्र से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया, जिनमें शामिल है RPWD अधिनियम 2016, सुलभ भारत अभियान, अद्वितीय विकलांगता पहचान पत्र परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति, DDRS, DDRC और राष्ट्रीय कार्रवाई के कार्यान्वयन से संबंधित मामले, निःशक्त जनों के कौशल विकास की योजना, निःशक्तता पेंशन बोर्ड ने पिछले 2 वर्षों के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग में केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई पहल और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं या कार्यक्रमों में प्रस्तावित संशोधन पर भी इसमें ध्यान दिया गया। बोर्ड ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में प्रावधानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से विचार किया। बैठक में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राष्ट्रीय संस्थानों और अन्य केंद्र सरकार के संगठनों के प्रतिनिधि और दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्य और इनके संघों ने बैठक में भाग लिया था। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने सभी प्रदेशों से दिव्यांगजनों के अधिकारों के नियमों को शीघ्रता से अधिसूचित करने, दिव्यांगजनों के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड, जिला स्तरीय समितियां, जिला स्तरीय न्यायालयों का गठन करने व स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को UDID परियोजना के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने की सलाह दी गई है, जिससे अगस्त 2022 तक इसे पूरा किया जा सके। इसके अलावा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगता पेंशन की धनराशि में बढ़ोतरी करने की सलाह भी दी है, जिससे दिव्यांगजन एक सम्मानजनक जीवन जी सके। दोस्तों,
दोस्तों, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए भारत की क्रिकेट टीम ने काठमांडू के मुल्पानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड में भारत और नेपाल के बीच खेली जा रही लाइफ बॉय कप 2022 अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने पहला और दूसरा मैच जीतकर सीरीज में जीत सुनिश्चित की। पिछला मैच नेपाल ने जीता था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सैयद शाह अजीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम 18.2 ओवर में 90 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसमें जमीर पठान ने 19, अरुण गिरी ने 17, सैयद शाह अजीज ने 13 और राम बरन यादव ने 10 रन का योगदान दिया। नेपाल के लिए सुमन बराल ने 4, राहुल कोरी ने 2 और तबरेज आलम ने 1 विकेट लिया। जवाब में नेपाल दिव्यांग क्रिकेट टीम ने 20वें ओवर में 1 विकेट से जीत दर्ज की। दोस्तों, इस मैच के अंपायर योगेश शिंदे और रविंदर गुप्ता थे। इस अवसर पर हारून रशीद, महासचिव दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजल खान, प्रबंधक नफीस सिद्दीकी, अध्यक्ष मुकेश कंचन, सहायक प्रबंधक महेंद्र सिंह और मुख्य कोच अब्बास अली, सहायक कोच मुबिन खान, बोर्ड के ब्रांड के अलावा राजदूत काजल कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल के अध्यक्ष चुल्टिम शेरपा, अंजना मस्की आदि उपस्थित थे। दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में दिव्यांग लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की गई थी। इसके तहत नासिक जिला परिषद का समाज कल्याण विभाग दिव्यांग जनों को UDID प्रदान करने का कार्य करने वाला था। इसी प्रोग्राम के तहत जिले में कुछ 55,000 नए रजिस्ट्रेशंस किए जाने थे। दोस्तों, इसके आधार पर आगे विकलांग जनों को अंत्योदय योजना में शामिल करके पीले राशन कार्ड्स यानी कि येलो रेशन कार्ड्स उपलब्ध कराए जाने थे। अब नासिक के दिव्यांग जनों ने अंत्योदय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए उन्हें जिला आपूर्ति विभाग के खाद्य विवरण अधिकारी के पास सार्वजनिक वितरण योजना यानी PDS के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में 3 महीनों से भी ज्यादा का अवधि अब गुजर चुका है, लेकिन अभी तक अंत्योदय कार्ड्स का वितरण नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अंत्योदय कार्ड के मिलने पर विकलांग जनों को खाद्यान्न और अन्य सेवाएं भी प्रदान की जा सकेंगी। कार्ड के दिखाने पर ही स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन अभी तक जिले के 105 विकलांग जनों को केवल प्रतीक्षा करने को कहा जा रहा है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत परिवार का मुखिया जो विकलांग है वो इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हमें केवल 50 ही लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और येलो कार्ड्स जारी करने की प्रक्रिया काफी धीमी है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। केरल के फिल्म थिएटर्स पर एक विशेष रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय जिले की एक दिव्यांग लड़की पर बलात्कार का मामला। दुर्लभ बीमारी की दवाओं को स्वदेशी रूप से बनाने की रणनीति पर काम कर रही है भारत सरकार। चेन्नई स्थित विद्यासागर में नौकरी का अवसर। नासिक में दिव्यांगों को अब भी है अंत्योदय कार्ड का इंतजार। दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड CAB की 5वीं बैठक आयोजित। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय करता है विकलांग व्यक्तियों के लिए साप्ताहिक कला कार्यशालाओं का आयोजन। राज्यों में चुने गए कई सार्वजनिक भवनों में अब भी पूरा करना बाकी है सुलभ भारत का लक्ष्य। तिरुवनंतपुरम के खराब रास्तों के चलते राज्य मानवाधिकार आयोग ने किया मामला दर्ज।
DGCA ने कहा, किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को उड़ान भरने से मना नहीं कर सकती एयरलाइंस। भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम ने नेपाल के खिलाफ लाइफ बॉय कप 2022 की T20 सीरीज जीती। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।